विद्या पाचपुते इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई में से चौथी जो कविता है छापा, यह देखने वाले हैं। इसके कवि ओम प्रकाश आदित्य जी हैं। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। छापा इस शब्द का अर्थ होता है रेड, उसे हम मराठी में कहते हैं धाड़। छापा इस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं और जब कोई जुगार खेलने वाले जो लोग हैं उन लोगों पर अचानक पुलिस आकर छापा डालते हैं, वह छापा अलग प्रकार का होता है। और कभी कभी जो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वह किसी के घर में छापा डालते हैं तो वह छापा अलग प्रकार का होता है। और छापे का अर्थ रहता है कि छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो वह सिक्के का छापा और काटा करता है, वह छापा अलग अलग प्रकार का होता है। और छापे का अर्थ है कि जो छपाई करने वाले जो मशीन है उसमें कई शब्द, कई वर्तमान पत्र, किताबें छापे जाते हैं, वह छापा अलग प्रकार का होता है। इस तरह छापा इस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। इस कविता में छापा इस शब्द का अर्थ है कि कवि के घर में कई अधिकारी, आयकर विभाग के अधिकारी आकर वह क्या करते हैं, छापा डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कवि के घर में अनाधिकृत रूप से बनाया गया कुछ पैसे हैं, इसलिए वह अधिकारी कवि के यहाँ छापा डालते हैं। तो चलो देखते हैं छापा। पहले हम कवि के परिचय लेते हैं। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वांशिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। यह हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। ओम प्रकाश आदित्य जी की प्रमुख कृतियां इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, यह उनका काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। छापा यह हास्य व्यंग्य कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी के आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन यह हास्य व्यंग्यात्मक उत्पन्न करता है। तो चलो देखते हैं छापा यह कविता। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? कठिन शब्द है सोना यानी कि स्वर्ण और रोष का अर्थ है गुस्सा। तो इस पद्यांश में कवि हमें बता रहे हैं कि एक दिन आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वह लेखक के घर में उन्होंने छापा डाला और वह भी छापा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा छापा था। वह अधिकारी कवि के घर में आए और बोले कि आपने सोना कहाँ रखा है? तो कवि ने भी उन्हें उत्तर दिया कि कई रातों से वे सोए नहीं हैं, क्योंकि सोना तो उनकी आंखों में है। उन अधिकारियों को लगा कि कवि समझ नहीं रहे हैं, इसलिए
वह क्रोधित होकर उन्होंने सीधे सीधे स्वर्ण की मांग की। कवि ने भी सच्चाई बताई कि सोना तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेर दिया है, उसे देना असंभव। वे झिझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। इस पद्यांश में कठिन शब्द हैं झुंझलाकर यानी कि क्रोध में, अर्थ यानी कि पैसा धन, अर्जित यानी पूरे जिंदगी भर कमाया हुआ। चांदी का अर्थ है एक धातु। जब अधिकारियों को कवि बता रहे हैं कि सोना उनके आंखों में है, उनके काव्य में बिखेर दिया है, तो आयकर अधिकारी और क्रोधित हुए और कवि को समझाते हुए कहने लगे, जो कुछ अनधिकृत रूप से कवि ने अर्थ कमाया है, उन्हें उस अर्थ की तलाश है। वह कवि के लिए अर्थ शब्दों में छिपा था और आयकर अधिकारियों के लिए अर्थ से तात्पर्य था धन, पैसा। इसलिए कवि अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे कि अर्थ उनकी नवी कविताओं में है और अधिकारियों को ढूंढकर वह लेने के लिए कह रहे हैं। यानी कि इस पद्यांश में वह आयकर अधिकारी कवि को पूछ रहे हैं कि अपने अनाधिकृत रूप से कमाया हुआ धन कहाँ है, यानी पैसा कहाँ है। तो कवि उस अर्थ का वह बता रहे कि वह अर्थ उनके कविताओं में है, वहां से ढूंढ कर लेने के लिए कहते हैं। आयकर अधिकारी कड़ी आवाज में कवि से कह रहे हैं, चांदी कहाँ है? कवि ने भी उतनी ही कड़ी आवाज में जवाब दिया कि चांदी धीरे धीरे उनके बालों में आ रही है, क्योंकि कवि के जो बाल हैं वह अब सफेद हो रहे थे। इसलिए कवि उन्हें कह रहे हैं कि चांदी अब उनके बालों में धीरे धीरे आ रही है। वे उत्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरजकर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं? आप मेरे मुख पर देख लीजिए। इस पद्यांश में कठिन शब्द है उद्भ्रांत यानी कि चकित होना। मुद्रा का अर्थ है रुपया, सिक्का। तीसरा कठिन शब्द है लरज कर यानी कि कांपते हुए। तो इस पद्यांश में कवि को जब आयकर अधिकारी कहते हैं चांदी कहाँ है, तो कवि बता रहे हैं कि उनके बालों में धीरे धीरे आ रही है। यह जवाब सुनते ही जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वह कवि को उन और भ्रमित होकर कवि को से नोट मांगते हैं और कवि उन्हें कहते हैं कि जब परीक्षा से पहले 1 महीने पहले वे नोट तैयार करते हैं, अर्थात टिप्पणियां बनाते हैं। अब आयकर अधिकारी दहाड़ते हुए बोलने लगे, नोट से उनका मतलब मुद्रा से है। उनको उसी तरह कवि ने जवाब दिया कि मुद्राएं तो उनके मुख पर ही देखनी होगी। इस तरह कवि हास्य व्यंग्य में मुद्राएं कहाँ हैं इसका जवाब वह अधिकारियों को देते हैं।
वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। इस पद्यांश में कठिन शब्द है शयन कक्ष, यानी कि सोने का कमरा। दूसरा शब्द है पिपिया, यानी कि ढोल के आकार के लोहे के बने हुए छोटे पात्र। आगे का शब्द है टटोला, यानी कि ढूंढना। गुल्लक शब्द का अर्थ रहता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं वह पैसे संग्रह करने के लिए मिट्टी से बना हुआ जो पात्र होता है उसे कहते हैं गुल्लक। उसे हम मराठी में कहते हैं छोटे बच्चों का गल्ला। आगे का शब्द है कनस्तर, यानी कि टीन का पीपा। उसे हम मराठी में कहते हैं चौकोनी डब्बा। इस पद्यांश का भावार्थ है कि जब आयकर अधिकारी कवि को मुद्रा के बारे में पूछते हैं तो उसका जवाब कवि देते हैं कि मुद्राएं तो उनकी मुख पर देख लीजिए। यह सुनते ही आयकर अधिकारी कुछ सोचने लगे और फिर वह शयन कक्ष में जाकर अनाधिकृत रूप से कमाया हुआ धन ढूंढने लगे। उन्होंने फटे हुए तकियों की रुई नोच डाली, टूटी हुई अलमारी में धन ढूंढ लिया, रसोई घर के खाली पीपे टटोले, बच्चों के गुल्लक तक देख लिए, पर हर जगह उन्हें कुछ ही नहीं मिला। हर जगह एक ही तत्व मिला, खालीपन। अधिकारियों ने कनस्तर ढूंढे, मटके ढूंढे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए कवि ने अलंकारिक भाषा में उसका वर्णन किया है कि कनस्तर ढूंढे, मटके ढूंढे, पर उन्हें मिला शून्य ब्रह्मांड की हर जगह उन्हें पाया। यानी कि कवि के घर में उन्हें कुछ ही नहीं मिला, क्योंकि कवि तो एक गरीब आदमी थे। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। इस पद्यांश का भावार्थ है आयकर अधिकारियों ने कवि के घर का पूरा छान मारा, पूरे घर का सामान उलट पुलट कर दिया, पर कुछ भी हाथ न लगा, तो उनके चेहरे मुरझा गए। वह दुखी हो गए। अब उन अधिकारियों को कवि पर क्रोध की जगह करुणा जाग गई। उन्होंने कवि से माफ़ी मांगी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे और किसी ने उन्हें गलत सूचना दे दी, ऐसा कहकर वह वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि ने खाली हाथ लौटने वाले आयकर अधिकारियों को रोककर कहा,
इस तरह पछतावा करते हुए जा रहे हो तो मेरी एक बात सुन लो। अगर मेरे यहाँ अधिक धन होता तो आप उसे लेकर जाते। अब जब आपको पता है कि मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर ही चले जाइए। जिनके घर सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, जो अच्छी बात है। परंतु जिनके घर बैठने के लिए भी कुछ बंदोबस्त नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का अर्थ रहता है, उसे हम मराठी में सोफा कहते हैं, जो लकड़ी से बनवाया जाता है। इस तरह हम इस कविता में कवि ने आर्थिक विषमता का पर्दाफाश करते हुए कवि ने हास्य व्यंग्य की निर्मित की है और भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों पर अपने व्यंग्य का प्रहार किया है। साहित्यकार की गरीबी को चित्रित करते हुए समाज में उनकी दयनीय हालत को दर्शाया है और आर्थिक समानता की उम्मीद व्यक्त की है। वीडियो पहले बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।